अच्छा जी, आज जो है हमारा वो लेक्चर नंबर कितना है, 18 है। इसको मैं रेयर कैमरे पे लेके जा रहा हूँ। अब आप देखें, आपको बोर्ड नजर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड नजर आ रहा है? हाँ भाई, यस सर। ओके गुड। तो कल जो है हमने शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए थे और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर में है कितने 3.4 तक किए हमने। और हमारा लेक्चर नंबर 18 C1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स और डेट है हमारे पास 17/12/2020 और स्टडी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और कल हमने जो है आई थिंक सो के 3.4 तक किए थे शॉर्ट क्वेश्चंस और आज हमने जो है 3.5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको देखना है। अपनी बुक से हम ओपन कर लें और जो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ साथ उसको बुक से जो है वो स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ते जाए और देखते जाए। अच्छा जी, तो हमारे पास है क्वेश्चन 3.5 तक है। 3.5 कर दिया था, नहीं करना है भाई? हेलो, करना है, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन 3.5 की आप देखें स्टेटमेंट। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, कहते हैं एक आदमी जो है वो एक टावर के टॉप के ऊपर जो है वो खड़ा है। थ्रो द बॉल स्ट्रेट अप विद इनिशियल वेलोसिटी vi, यानी कि एक बंदा एक टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, ठीक है, तो वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। टॉप ऑफ द टावर खड़ा और बॉल को किसी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो फेंकता है, ठीक है। तो एंड एट द सेम टाइम थ्रो द सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। अब आप देखें कि एक बॉल को, ये देखें, एक ही टाइम पर इसको ऊपर फेंकता है और इसको नीचे फेंक देता है। एक ही टाइम, एक ही इंस्टेंट के ऊपर एक बॉल को ऊपर फेंकता है और एक बॉल को नीचे की तरफ जो है वो फेंक देता है। विच बॉल विल हैव लार्जर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इग्नोर द फ्रिक्शन। कहता है किसकी लार्जर स्पीड होगी, जो बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंका है या जो बॉल आपने जो है वो नीचे की तरफ फेंका है, इनमें से किसकी लार्ज स्पीड होगी। और आपने जो फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन जो है उसको इग्नोर किया हुआ है। तो अब आप देखें कि पहले मैं एक डायग्राम जो है यहां पर ये बनाता हूं इसको समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास एक बॉल जो है यहां से वो नीचे की तरफ फेंका गया इस लेवल से, और एक बॉल जो है वो इस लेवल से यूं ऊपर की तरफ फेंका गया। ये ऊपर से नीचे आएगा और फिर इस लेवल से इधर तक नीचे की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। ये एक बार इसको ए कह लेते हैं और ये दूसरा बार है ये बी है। ये ए यूं जाएगा फिर नीचे आएगा। ये हमारे पास रेफरेंस लेवल है ये, ठीक है। ये ए बार पहले ऊपर जाएगा यहां तक, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। ये बार जो है इधर से ही नीचे भी जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। तो बोथ बॉल जो है वो हिट द ग्राउंड, दोनों बॉल जो है ग्राउंड को सेम स्पीड के साथ हिट करेंगे, लेकिन उनके हिट करने का टाइम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। बोथ
the balls hit the ground with same speed, स्पीड उनकी एक ही होगी, ठीक है। तो जो बॉल आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है वेलोसिटी vi के साथ, ठीक है, उसकी सेम वेलोसिटी vi है when it reaches back to the top of the tower, so that two balls have same downward velocity, ठीक है, उनकी सेम डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी एट द टॉप ऑफ द टावर, इसलिए दोनों जो है वो सेम फाइनल वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को जो है वो हिट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं, ये तो आप पहले लिख लेंगे, बोथ द बॉल्स हिट द ग्राउंड विद सेम स्पीड। एक अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आगे मैं उसको राइट करूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जो द बॉल विच इज थ्रोन vertically upward, अब जो बॉल जो है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, ठीक है, will have same velocity vi when it reaches back to the top of tower। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, आप देखें कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ये ग्राउंड थी और ये हमारे पास टॉप ऑफ, अब यहां से बॉल फेंका उसने ये यूं आया, ये जितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर गया उतनी वेलोसिटी के साथ ही ये नीचे की तरफ भी आया, इसका ये मतलब इस सेंटेंस का, ठीक है। तो उसी वक्त जो दोनों बॉल है दोनों की जो है, यानी कि जो ये बॉल ये इधर से नीचे जा रहा था, बॉल इधर से नीचे जा रहा है और बॉल भी जो है वो इधर पड़ा हुआ था, ठीक है, ये बॉल ए है ये बॉल बी है, अब दोनों की नीचे की तरफ यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ दोनों की सेम डाउनवर्ड वेलोसिटी है, ठीक है। तो बोथ द बॉल्स हैव सेम डाउनवर्ड वेलोसिटी, ठीक है, दोनों की सेम डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है, इसलिए दोनों जो है वो सेम फाइनल वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेंगे, ठीक है। सो बोथ will hit the ground with same final velocity, ठीक है। तो जब दोनों यहां तक पहुंचेंगे, बी भी इधर तक पहुंचेगा ए भी इधर तक पहुंचेगा, तो दोनों की डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो सेम होगी। हाँ, टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, टाइम जो है वो इस तरह डिफरेंट हो सकता है कि आप देखें कि जो टॉप ऑफ द टावर फेंका गया बॉल उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, इसलिए उसका टाइम जो है वो ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू द बॉल बी, क्योंकि बॉल बी को तो टावर से नीचे फेंक दिया गया, उसका डिस्टेंस कम है इसलिए उसको टाइम कम लगेगा, लेकिन जो स्पीड फाइनल है दोनों की वो सेम ही होगी, ठीक है। अब आ रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 3.6 के ऊपर। क्वेश्चन 3.6,
क्वेश्चन 3.6 जो है इसके कुछ पार्ट्स हैं कि पहला है कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ कार आर। एक कार है जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन a है। तो कहता है कि ये डिस्कस करेंगे। पहला है कि पैरेलल, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है, पहला केस है a एंड v आर पैरेलल, अगर a और v जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो अगर वेलोसिटी ऑफ r इज इंक्रीजिंग है along the straight path, then v and acceleration are parallel। अगर यानी कि कार की वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, यानी कि कार जो है वो किसी स्ट्रेट पाथ के अलांग मूव कर रही है और स्ट्रेट पाथ के अलांग मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो फिर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट द सेम रेट इंक्रीज हो रहे हो तो इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखता हूँ कि इफ द वेलोसिटी v of the car is increasing, अगर इंक्रीज कर रही है तो सो द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज आल्सो इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन जो है कार का वो भी इंक्रीज हो रहा है, हेंस इन दिस केस, तो इस केस में a एंड v आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में a और v जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आया अब जवाब क्या है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कि एंटी पैरेलल। केस नंबर 2 में क्या, अगर ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल, नंबर 2 एंटी पैरेलल यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ऑफ कार डिक्रीज कर रही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ कार डिक्रीजिंग, अगर कम हो रही है, ठीक है, along a straight path, along a straight path, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और जब आप जो है ब्रेक्स लगाएंगे गाड़ी के ऊपर तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ए एंड वी आर एंटी पैरेलल। ठीक है, देखो ना, ये गाड़ी है, ये यूं मूव कर रही है, ये वेलोसिटी है, एकदम आप उसको ब्रेक लगाएंगे रुकी तो एक्सेलरेशन जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर इनके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री का बन रहा होगा, तो इसलिए ये एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। उसके बाद आए आप केस नंबर 3 के ऊपर। तो केस नंबर 3 जो है वो कहता है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो हमारे पास ए और बी है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो कौन सा केस होगा? केस नंबर 3, ए एंड बी परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, या ये जो कार है पहले तो ये स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही थी, अगर इस कार ने मूव करना शुरू कर दे सर्कुलर पाथ में, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज जो है वो सर्कल में जब मूव करती है तो उसको सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करती है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही एक्ट करता है, और वेलोसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है। देखिए ना, ये वेलोसिटी जा रही है, ठीक है, उसके बाद ये सेंटर है, तो इस तरफ फोर्स और एक्सेलरेशन इस सेंटर ओ की तरफ एक्ट कर रही है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि V और A में एंगल कितना है 90 डिग्री का, अगर कोई गाड़ी जो है वो स्ट्रेट पाथ की बजाय सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। तो इफ द कार इज मूविंग in a circular path, ठीक है, then A and V are perpendicular to each other। तो A और V जो है वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर सर्कल के अंदर कार जो है वो मूव कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ एक्ट करेगा तो बॉडी या वो सर्कल के अंदर मूव करेगी। अच्छा, उसके बाद आ गया आप चौथे केस के ऊपर। चौथा केस क्या है, चौथा केस कहते हैं कि V 0 है बट A इज नॉट 0। फोर्थ केस है कि V इज इक्वल टू 0 बट A इज नॉट इक्वल टू 0, कि वेलोसिटी 0 है लेकिन A नहीं 0। तो अगर मूविंग कार जो स्टॉप होती है बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो देन इस इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ कार वो 0 रहती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 नहीं होता, ठीक है। तो व्हेन द ब्रेक्स are suddenly, अचानक applied to car, its velocity V is equal to 0, but at that instant A is not equal to 0। इस इंस्टेंट के ऊपर A 0 नहीं होगा, ताकि पता गाड़ी डी एक्सेलरेट हुई है, यानी कि उसको एकदम वेलोसिटी लगी है तो आप डी एक्सेलरेट हुई है, उसकी स्पीड कम हुई है, एक्सेलरेशन ने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया है, वेलोसिटी 0 हुई है, एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं हुआ, उसका एक्सेलरेशन जो है डी एक्सेलरेट हुई है, ठीक है, कम हुआ है उसका एक्सेलरेशन। उसके बाद लास्ट केस है हमारे पास V में वो कहता है कि A 0 है बट V इज नॉट 0। V क्या कहता है कि A 0 है लेकिन V 0 नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है। A इज इक्वल टू 0 बट V इज नॉट इक्वल टू 0। कहता है ये केस कब होगा, इसकी कोई मिसाल जो है वो आप दें। तो जब कार मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन उस वक्त 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रही होती। अगर कोई चीज रेस्ट के ऊपर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होती है वो तो 0 होती है। तो जब नेट फोर्स लगती हुई 0 हो तो फिर तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इफ द कार इज मूविंग with uniform or constant velocity, अगर वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है
तो फिर v हमारे पास जो है वो जीरो नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। लेकिन इस केस में a जो है वो जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो फिर कोई एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3.6। इसके ये 5 पार्ट्स थे, तो हमने डिटेल के साथ ये 5 पार्ट्स जो है वो करके देख लिया। उसके बाद जो है वो अब आप आए क्वेश्चन नंबर 3.7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3.7 है कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कहता है अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इज द स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज द स्टेटमेंट टू डिस्कस। कहता है अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अभी पीछे ही हमने ये केस देखा है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो फिर एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो हम उसको कांस्टेंट जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यस, ये स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रू है। मोशन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी is the special case है हमारे पास of motion with constant acceleration। ठीक है, ये स्पेशल केस है हमारे पास। अब आप इसकी रीजन देखें कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो देन चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है वो तो जीरो है। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और वो कितना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट रिमेन जीरो। ये उतनी देर तक जीरो रहेगा कि जितनी देर तक बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज स्पेशल केस पर हम कह सकते हैं। देखिए ना, when body is moving with constant velocity, अगर बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी कि अगर v कांस्टेंट है तो फिर चेंज तो नहीं आ रही वेलोसिटी में, लिहाजा डेल्टा v जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर डेल्टा v जीरो है तो फिर इसका मतलब है कि a जो है वो भी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो दैट इज द स्पेशल केस वेयर द एक्सेलरेशन व्हिच इज जीरो, यू कैन से दैट एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट वन। ठीक है, उसके बाद अब आप आए क्वेश्चन नंबर 3.8 के ऊपर। क्वेश्चन 3.8 जो है वो कहता है कि फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू द गिवन फोर्स फॉर ए गिवन टाइम एंड स्टेट द लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ए मोमेंटम। ये कह रहा है कि आप प्रूव करें लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ए मोमेंटम। ठीक है, तो सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है उसको प्रूव करके देना है। तो सपोज करें कि अगर एक बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी आई है, इनिशियल वेलोसिटी vi, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी। ठीक है, तो जब फोर्स एक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, a vf माइनस vi ओवर t, इसके बराबर होगा। और ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगी है, तो फोर्स लगी है जिसका मतलब है न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू
एन ए और ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। तो कंपेयर कर लें, कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी दैट इज इक्वल टू एफ ओवर एम। इसके बराबर आ जाएगा, तो यहां से एफ क्या आ जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। और हमें पता है कि एम वी एफ क्या है, एम वी एफ फाइनल मोमेंटम है और एम वी आई जो है ये इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ जो है ये पी एफ माइनस पी आई ओवर टी के बराबर है। तो एफ जो है ये हमारे पास डेल्टा पी ओवर डेल्टा पी ओवर टी के बराबर आ जाएगा। डेल्टा पी क्या है, वी एफ माइनस वी आई, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाइड फोर्स लगती है, तब हमारे पास जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यही हमने प्रूव करना था। उसने यही पूछा था कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रूव करें, उसे ड्राइव आउट करें। ये थ्योरी के अंदर भी हमने इसको किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर क्लियर कट आ गया कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.9, क्वेश्चन 3.9 जो इम्पल्स से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम को इम्पल्स के साथ जो है वो रिलेट करें। तो क्वेश्चन 3.9, क्वेश्चन 3.9 है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। तो जब कोई लार्ज फोर्स किसी बॉडी पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है तो जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम होता है उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन। व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो थोड़े टाइम के लिए एक लार्ज फोर्स जो एक्ट करती है, तो देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स का नाम देते हैं। अब वो कहते हैं कि ये रिलेट कैसे करता है मोमेंटम से। तो देखिए आप, इम्पल्स जो है ये बराबर होता है एफ क्रॉस टी। ठीक है, और हमारे पास जो है एफ है जो वो डेल्टा पी ओवर टी के बराबर है। तो एफ क्रॉस टी हमारे पास डेल्टा पी के बराबर है। ये अगर इक्वेशन 1 है और ये 2 है तो कंपेयर कर लें 1 एंड 2 को। कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि इम्पल्स जो है एम वी एफ माइनस एम वी आई के बराबर है चेंज ऑफ मोमेंटम के। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पल्स एक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने ये उसने कहा था कि आपने एक इम्पल्स को डिफाइन करें और दूसरा जो है वो इम्पल्स की डेफिनेशन जो है उसको बताएं और इसे रिलेट करें लीनियर मोमेंटम के साथ। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 3.10 क्वेश्चन 3.10 में स्टेट
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करें, क्वांटिटी ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस को डिफाइन करें, एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। और कहता है ये एक्सप्लेन करें कि बाद सिचुएशंस के अंदर कंप्लीटली सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता, लेकिन वहां पर तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। वैसे तो आप कहते हैं ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो किस वक्त अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उस वक्त अप्लाई होता है जब सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड हो। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन जो है, पहला पार्ट इसका डेफिनेशन क्या है, टोटल linear momentum of the system remains constant. Total linear momentum of an isolated system remain constant. तो वो कांस्टेंट क्या है, वो रहता है। और आपको क्या कह रहा है कि कांस्टेंट का मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के, कांस्टेंट है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। और दूसरा पार्ट है कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओनली जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर वैलिड होता है, दूसरे सिस्टम्स के ऊपर ये वैलिड नहीं होता। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लॉ of conservation of linear momentum is only applicable to isolated systems। ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल जो है ये होता है, दूसरा सिस्टम जो है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता कि जो कि आइसोलेटेड नहीं होते। ठीक है, उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट था वो कह रहा था कि आप ये डिस्कस करें कि ये सिस्टम तब भी वैलिड कुछ केसेस के अंदर होता है कि जब सिस्टम आइसोलेट नहीं होता। तो जब सिस्टम जो परफेक्टली आइसोलेट नहीं होता और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो जो एक्ट कर रही होती हैं वो स्मॉल होती हैं एज कंपेयर टू द इंटरेक्टिंग फोर्सेस, यानी कि वो सिस्टम के अंदर जो आपस में इंटरेक्टिंग फोर्सेस होती हैं, मिसाल के तौर पर दो गेंद है, इनके ऊपर बाहर से तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन वो आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन हो रही है और वो इंटरेक्शन की फोर्स जो दो बॉल्स के दरमियान में है वो एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर ये दो बॉल्स हैं, ये दो बॉल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं, लेकिन बाहर से जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एफ प्राइम लग रही है वो बहुत कम है इनकी म्यूचुअल फोर्स के मुकाबले में। तो इस केस के अंदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीसरा पार्ट क्या है कि व्हेन द सिस्टम इज नॉट perfectly isolated, अगर सिस्टम में perfectly isolated ना हो but the external forces are small or very small as compared to the internal interacting forces, internal interacting forces. The law of conservation
ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड। तो इस केस में भी हो सकता है इवन के सिस्टम जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है। और इस केस के अंदर तकरीबन जो है वो सिमिलर रिजल्ट जो है वो देता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं जो है ना ये अभी 40 मिनट के बाद जो है ना ये मीटिंग इसमें ऑफ हो जाना है, 3 मिनट रह गए हमारे पास। तो मैं जो है आपकी जरा हाजिरी का स्क्रीनशॉट जो है वो ले लूँ, ठीक है। क्योंकि फिर जो है वो बाद में वो मीटिंग एंड हो जाएगी। देखते हैं अभी मीटिंग एंड अभी है 3 मिनट, चलो अभी देखते हैं। अच्छा 3.10 तो हो गया हमारे पास। मैं देख लूँ कि अगला क्वेश्चन लंबा तो नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो लंबा ही है, ठीक है। बस ठीक है, आज जो है ना हम इधर ही लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन जो है हमने 3.6 और 3.5 3.6 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आज हमने कर लिए। बाकी जो है वो आपके कितने रह गए हैं 14 तक, यानी कि 10 तक हमने कर लिया और आगे 14 तक रह गया। 4 और जो है वो आपके रह गए। तो उसके बाद फिर हम साथ ही जो है इसके वो न्यूमेरिकल जो है उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं फिर मीटिंग जो है एंड करूँगा, इसने 40 मिनट के बाद वैसे ही इसने खत्म हो जाना। अपना ख्याल रखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।